हेलो साथियों, आप सभी का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सेट नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 8 तक के वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसे वॉच कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है एनालिटिकल रीजनिंग का। इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र को मोड़कर निम्न में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। अभी देखिए, यहाँ से अगर हम इसको फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो फोल्ड करेंगे तो एफ यहीं पे रह जाएगा और बी इसके पेंदी में जाएगा यानी कि नीचे जाएगा और सी उस साइड से इस छोर से आएगा। अभी देखिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे एफ ऐसे रह जाएगा, ठीक है, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, ये ई वाला ये ऊपर आ जाएगा। फिर इसके बाद साइड वाला जो डी है यहाँ पे रह जाएगा। और अगर बात की जाए सी की तो सी यहाँ पे चला आया, फिर एफ इधर है, ई इसके ऊपर है, डी साइड में है और ए इस साइड में है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी प्रश्न है, आप खुद से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संगम काल में कारुगार वीडी और आरोवाल वीडी किसका प्रतिनिधित्व करते थे। ये जो कारुगार वीडी और आरोवाल वीडी थी, यह क्या थी, एक बुनकर की गलियों को इसका नाम दिया गया है, बुनकर की गलियों से इनका संबंध था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और बचत 10% कम हो जाती है तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। अब मान लीजिए कि उसका इनकम कितना रहेगा। इनकम की बात की जाए, इनकम 100 रुपया है और खर्च कितना है, खर्च कर रहा है 80 रुपया, 80% 100 का। तो सेविंग कितना कर रहा है, बचत सेविंग 20 रुपया कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है तो इनकम 100% है। अगर न्यू इनकम क्या हो जाता है, न्यू इनकम 112 हो जाता है, 12% बढ़ जाएगा। तो क्या कह रहा है, बचत 10% कम हो जाती है। तो पहले ये जो सेविंग है ना, वो 20 थी और यहाँ पे 10% की कमी हो जाएगी, यानी कि ये 90% हो जाएगा, है ना, 90/100। तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, उसके व्यय प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करें। अब देखिए, यहाँ पे आय 12% बढ़ेगी तो इनकम 112 हो जाएगा और यहाँ पे क्या कह रहा है कि बचत जो है यानी कि सेविंग 10% कम हो जाती है। तो सेविंग यहाँ पे कितना हो रहा है, सेविंग 20 का हो रहा है ना, इनकम 100, खर्च 80, सेविंग 20। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बचत 10% कम जाता है। तो जब इनकम आपका 112 होता है और सेविंग कितना हो रहा है 18, है ना, तो खर्च कितना हो रहा है 94, है ना, 94 हो रहा है, ये खर्च हो रहा है। तो पूछा जा रहा है तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो पहले कितना खर्च होता था 80, अब कितना हो रहा है 94, यानी कि 14 बढ़ गया। कितना में बढ़ा है, 80 में, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, 2 बार और ये 7 बार में, 7 × 5 = 35/2, यानी कि 17.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। चौथे नंबर प्रश्न में कह रहा है किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पे बात की जाए भारतीय अमेरिकी छात्रा को तो वह है अप्सरा अय्यर। अप्सरा अय्यर को, वह एक भारतीय अमेरिकी छात्रा है जिनको हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है, अप्सरा अय्यर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 5वें नंबर प्रश्न में कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में स्टाइल को 18, 19, 24, 11 और 4 लिखा जाता है, तो समान कूट भाषा में फर्स्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए, इसका
अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्रम देखें तो एस का 19 होता है, तो एक कम करके 18 कर दिया गया है। फिर टी 20 होता है तो एक कम करके 19 कर दिया गया है। फिर वाई की बात की जाए तो यहाँ पे 25 होता है, उसको 24, यानी कि एक एक कम करके लिखा जा रहा है। इसी तरह एफ़ की बात करें तो एफ़ का क्या होता है, क्रम छठा होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो उसे क्या करेंगे 5 बना देंगे, एक कम कर देंगे। और आई की बात की जाए तो यह आई 5वें नंबर पर आ गया, DEFGHI है ना। तो आई 9वें नंबर है तो उसको 8 बना दी, सॉरी मैंने 5 बोल दिया था, तो इसको 8 बना दिया। आर की अगर बात किया जाए तो आर कितने नंबर पर है, 18वें नंबर पर है, तो उसको 17 बना दिया। अब देखिए 5, 8, 17 ये कहाँ पे है, 5, 8, 17 इधर भी है और इसमें भी है। उसके बाद अगर बात किया है एस 19 है तो उसको क्या बना दिया, 18 बना दिया। तो यहाँ पे भी है सेम सीक्वेंस, ऑप्शन डी में भी और ऑप्शन बी में भी। अब टी की बात की जाए तो टी का क्रम 20वां होता है, तो उसे क्या बना दिया जाना है, एक कम करके 19। इस तरह आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में -1 कर देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। एक नाव शांत जल में 19 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, एक नाव शांत जल में 19 किलोमीटर है ना, तो नाव की जो है चाल कितना है, 19 किलोमीटर प्रति आवर, ये चाल है, स्पीड नाव की चाल। और उसके बाद बोल रहा है कि वह धारा की गति की बात की जाए तो धारा की गति कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर है ना। तो ये बोल रहा है कि धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर जाएगी, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 88 किलोमीटर और चाल कितना है, तो चाल है यहाँ पे 19 किलोमीटर पर आवर है ना। धारा के साथ जाएगी तो 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22 प्लस 3। ये अगर धारा के साथ जाएंगे तो यहाँ पे धारा का स्पीड भी ऐड हो जाएगा नाव की स्पीड में। और फिर बात क्या कर रहा है, धारा की विपरीत दिशा यानी कि प्रतिकूल उल्टा, तो 24 किलोमीटर जाने में बोल रहा है कि कितना, तो उसमें क्या हो जाएगा, नाव की चाल 19 है और 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में स्पीड कम जाएगा। तो पूछा जा रहा है कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे 88 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, इसको ऐड करेंगे, ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो 4 बार में कैंसिल होगा, और यहाँ पे 24 और बाई 16 आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, और इससे इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 1.5, तो 4 और 1.5 कितना हो जाएगा 5.5 आवर। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 5.5 है, यानी 5.5 जो है 5.5 घंटा। ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है कि अन गलील ओरुवन वन अमंग यू, ये जो आत्मकथा है बायोग्राफी वह किसकी है, तो इसे जो है MK स्टालिन के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है, अन गलील ओरुवन यानी कि वन अमंग यू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है, तो इसे जो है वह केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्या नाम है, सुरक्षा मित्र परियोजना, यह वाहन निगरानी प्रणाली है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। भारत में हर साल राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रमंडल दिवस की अगर बात की जाए तो इसे प्रत्येक साल 24 मई को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है वह रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि के सम्मान पर किया गया है इसकी शुरुआत। ठीक है, और इसे प्रत्येक साल 24 मई को मनाया जाता है, और शुरुआत की अगर बात की जाए प्रथम बार तो 1819 में की गई थी। 24 मई 1819 को महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 10वें नंबर प्रश्न में कह रहा है एशिया का पहला सहतूत जीवाश्म किस भारतीय राज्य में खोजा गया था। अब बात की जाए एशिया की पहले सहतूत जीवाश्म की और भारतीय राज्य की बात कर रहा है, तो इसे राजस्थान में खोजा गया था, यानी कि इसको राजस्थान में
आपको इसका इन्वेंट किया गया था, इसे खोजा गया था इसी राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य से राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता है। तो बात की जाए तो महाराष्ट्र है ना, यह महाराष्ट्र राज्य से यह गणतंत्र दिवस 2023 में यह जो एनसीसी का है उसने प्रधानमंत्री का बैनर जीता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है, यानी कि एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह अभिनेता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यह पुरस्कार अगर बात की जाए एक्सीलेंस इन सिनेमा यानी कि फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार की, तो यह सिनेमा जगत में बेहतरीन काम के लिए या आप कहें तो एक असाधारण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं। अगर बात की जाए FMCG की तो उसका पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स होता है, ठीक है, गुड्स होता है। और सौगात गुप्ता जो हैं वह जो है FMCG के CEO बने हैं और सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO बने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, हाल ही में सरमत नाम की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, यानी कि सफल ट्रायल किया गया है। तो यह किस देश ने किया है, तो इसे रूस के द्वारा किया गया है। और बात की जाए तो यह दुनिया की है ना सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय को जो ऑनलाइन गेमिंग है उससे संबंधित नोडल मंत्रालय के रूप में उसे मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, सेनेगल की राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है, तो सेनेगल की राजधानी डाकर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहले महिला की भागीदारी की बात की जाए तो पेरिस ओलंपिक 1900, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले महिलाओं ने इसी में पार्टिसिपेट किया था, पेरिस ओलंपिक 1909 के माध्यम से। प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और फिनलैंड जिन्होंने माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र यानी कि ज्वाइंट एग्रीमेंट जो है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, हिंद इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है हिंद इंडिया पुस्तक को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, चीन की विशाल दीवार यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर में, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय वहाँ के राजा जो थे चीन के प्रथम सम्राट क्वीन सी हुइंग को यह दिया जाता है। और इसकी निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण काल था 220 से 226, है ना, 226 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। अगर बात की जाए अलाई दरवाज़ा की तो इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया और यह दिल्ली में है, ठीक है। और इसकी अगर बात करें निर्माण की तो इसका निर्माण 1311 में हुआ था, है ना। फिर ऑप्शन नंबर बी की बात करें बुलंद दरवाज़ा, तो बुलंद दरवाज़ा जो है वह यूपी में फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि दिल्ली में स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है इंडिया गेट, तो यह 12 फरवरी 1931 को इसका निर्माण किया गया और इसका डिजाइन जो है एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया, ठीक है। और बात की जाए ऑप्शन नंबर डी की,
ऑप्शन नंबर डी जो है हुमायूं का मकबरा वह भी दिल्ली में है और 1569 से 70 में इसका निर्माण किया गया। ठीक है, 1569 से 70 में, और इसे हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। इसरो ने इस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट यानी कि गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। पूछा जा रहा है कि इंजन का नाम क्या है, तो वह इंजन है विकास इंजन। ठीक है ना, इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और वह भारत के पहले महान वाहक यानी कि मानव को ले जाने वाला मानव वाहक रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को यह शक्ति प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ? ठीक है, आरटीआई की बात करें तो इसका पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, और यह 2005 से प्रभावित हुआ, अक्टूबर 2005 से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। कंप्यूटर के लिए सबसे पहले सी लैंग्वेज का विकास किसने किया है? तो यह अगर सी लैंग्वेज की बात की जाए तो यह कंप्यूटर का एक प्रोग्रामिंग भाषा है और जिसे डेनिस रिची के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज का विकास डेनिस रिची के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन दिल्ली में होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चैंपियनशिप की सह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी जो है ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी वह दक्षिण कोरिया के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग थे? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रजाति में सबसे ज़्यादा कौन से प्रजाति के लोग थे, यानी कि आरंभिक के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग सबसे ज़्यादा हुआ करते थे। प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जो है कौन सा है? तो सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। यहाँ चूँकि जल जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में है और उसके द्वारा जो है जल विद्युत जो है वह सबसे अच्छा स्रोत है, यानी कि सोर्स है। प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए यह गोल्डमैन पुरस्कार से नवाजा जाता है। प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पटियाला में स्थित है। ठीक है, पटियाला में स्थित है और इसका पूर्व नाम, यह नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल जो नाम पड़ा था, इससे पूर्व जो है उसका पुराना नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, है ना, जिसकी स्थापना 7 मई 1961 को की गई थी। इसकी स्थापना 7 मई 1961 को की गई थी और 1973 में, ठीक है, 1973 में इसका नया नाम पड़ा था नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान 1973 में, और नामकरण यानी कि स्थापना हुई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से 1961 में। 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर विकिरण की अगर बात करें तो यह जल चक्र है इसका। अब होता क्या है कि जैसे जल वेपराइज होती है, बादल बढ़ता है, पानी बरसती है, इस तरीके से यह चक्र चलते रहता है। तो ये सौर विकिरण का जो सौर विकिरण है उसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है क्या चीज़ में? जल चक्र में, है ना, जल चक्र की भूमिका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? तो देखिए यह जो होता है इसमें आवर्धन की बात कर रहा है 1 से कम होता है, और ऐसा क्यों होता है? तो प्रतिबिंब का आकार जो है वह वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई थी? यानी कि आयोजित किस शहर में किया गया था तीसरे आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक का? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगर बात की जाए आसियान की, तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है नैरोबी, जो कि केन्या में पड़ता है, और इसकी जो है स्थापना 1972 में की गई थी।
अगर पूर्ण रूप की बात की जाए तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। आखिर क्यों ठंडा रहता है? तो वेपराइजेशन, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ठीक है, वह ठंडा रहता है। प्रश्न संख्या 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सेब्रेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? तो यह जो इसका प्रकाशन हुआ था सेब्रेस की संधि, जो कि 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और यह जो है इसके फलस्वरूप असहयोग आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। इससे पूर्व जितने भी लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसमें ज्ञान बिंदु के कुल 80 सेट को डिस्कस किया जाएगा और साथ ही साथ कुल मिला के 139 टेस्ट महासीरीज का यहाँ पे आयोजन किया गया है। उस 139 टेस्ट सीरीज को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी के सभी विषय के एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंथ के करंट अफेयर्स जो ईयरली एडिशन में आपको उपलब्ध होता है उसका भी एमसीक्यूज कराया जाएगा। तो साथियों इसे अधिक से अधिक क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर बात की जाए प्रश्न संख्या 36 की, तो 36 में इसका आंसर असहयोग आंदोलन हो गया था। लेकिन अगर पूछा गया कि भाई साहब ये असहयोग आंदोलन हुआ कब था, तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है, ये भी याद साथ में करते चलेंगे। 1920 को हुआ था, 1 अगस्त 1920 की। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह 1930 में हुआ था, 12 मार्च 1930 को। प्रश्न संख्या 37 में क्या कह रहा है? 1930। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वायसराय, गवर्नर जिनके समय यह घटनाएं हुई थी। तो बात की जाए ऑप्शन नंबर 1 की, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक की है। तो उस समय कूका आंदोलन हुआ था, तो ये सही है। ठीक है, और उसका नेतृत्व भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। 1840 में यह कूका आंदोलन हुआ था, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन बी में लॉर्ड मिंटो, इसी के समय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी में लॉर्ड हार्डिंग, इसी के समय नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, और लगाया गया था मेनली लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, और उस समय लॉर्ड हार्डिंग का सहयोग मिला था, इन्हीं के कार्यकाल में ऐसा हुआ था। और यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स के यहाँ पे दे रहा है बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, जो कि आपका गलत है। यह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग आपका इसका राइट बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 39 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस जो है वह विजय लक्ष्मी पंडित उनकी रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी। अब इसको इनके टाइम पीरियड के हिसाब से सही कालानुक्रम में सजाना है। तुगलकाबाद की बात की जाए तो इसे गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था, और 1321 से 25 में, है ना, इसको बनाया था 1321 से 25। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए लोधी गार्डन की, तो इसे 1936 में बनाया गया था। और फतेहपुर सीकरी की बात करें तो यह 1569 में अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। और कुतुब मीनार की अगर बात करें तो 1199 से 1200 के मध्य, ठीक है, 1199 से 1200 के मध्य इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद अब देखेंगे ऑप्शन को, तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, सीक्वेंस को चेक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1199 से 1200 के मध्य कुतुब मीनार। ठीक है, तो 3 सबसे पहले सीक्वेंस में आ रहा है। उसके बाद तुगलकाबाद जो है वह 1321 से 25 का टाइम पीरियड था। उसके बाद पहला नंबर ऑप्शन आ रहा है, पहला नंबर। ठीक है, 3 के साथ 3 के बाद 1 आ रहा है। उसके बाद बात की जाए तो 1936 में लोधी गार्डन इसका निर्माण, और फिर उसके बाद जो है
ऑप्शन नंबर 4 में फतेहपुर सीकरी 1569 के दौरान अकबर के द्वारा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। 41 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वैदिक युग में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ था, यानी क्यों किया जाता था। तो यह हिरण्य का मतलब होता था सोना, इसका तात्पर्य था, इसका अर्थ था सोना, इसी के लिए सोना के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा जो है वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो अगर नाइट्रोजन की क्या कह रही खेतों में कमी हो जाती है तो किसान क्या करते हैं, मटर का पौधे लगाते हैं, चना का कृषि करते हैं, साथ ही साथ जो बात की जाए तो वह जो है सेम का खेती करते हैं, ठीक है। लेकिन धान जो है वह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में यानी कि पूर्ण से इसका स्थापित करने में यह नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक एटमॉस्फेयर, ठीक है, एक जो एटमॉस्फेयर है वह किसके बराबर होता है। तो 1.01 × 10⁵ PA के बराबर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह एक इसका सिद्ध किया हुआ है, तो इसको कोई याद कर, आप सीधे से याद कर जाएंगे। प्रश्न संख्या 44। 44 नंबर प्रश्न में कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं। तो यह जो है 2 और 8 यह एक तत्व समूह है जो कि समूह 18 में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है और ऐसा क्यों होता है कि यह 18 में ही पाए जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितना होती है, 18 होती है, ठीक है। इसी कारण इसे वर्ग समूह 18 में रखा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 8 होता है, ठीक है। इसके जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हुआ करती है, इसीलिए इसे समूह 18 में रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किस संस्कृति का उदय हुआ था। तो यह जब नवपाषाण युग का जो एंड हुआ था, समाप्ति, उसके बाद महापाषाण काल का आरंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 46 में क्या कह रहा है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है। तो यह है रियाना बरनावी, ठीक है। रियाना बरनावी ने इस मिशन की शुरुआत 21 मई से इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है। यहाँ पे जो है बेंजीन, ठीक है, यह क्या है, चक्रीय और असंतृप्त है क्योंकि इसकी चक्रीय संरचना में केवल कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, ठीक है। इसी कारण से क्या है, यह चक्रीय और असंतृप्त होता है। प्रश्न संख्या 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का संसूचन करता है। तो यह जो है धारा का, ऐसा क्यों होता है, अगर आपको फॉर्मूला ही याद है गैल्वेनोमीटर आखिर होता क्या है। तो गैल्वेनोमीटर जो है उसका उपयोग जो है सूक्ष्म निम्न विद्युत धाराओं के संसूचन के सिद्धांत के लिए किया जाता है। अब देखिए धारा यहाँ पे आ गया साथ में, अगर इसके गैल्वेनोमीटर के बारे में आप जानते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी। तो इसकी स्थापना जो है भारतीय राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 4 अगस्त 1949 को की गई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। 50 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध को स्थापित करता है। अब देखिए अगर चार्ल्स का नियम आपको याद होगा, आपने ज़रा सा भी पढ़ा होगा तो आंसर वहीं से बन जाएगा। अभी यहाँ क्या होता है, चार्ल्स के नियम के बारे में होता है V1, ठीक है, V1/T1 V1/T1 बराबर V2/T2, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए आखिर V1 है क्या, तो V1 क्या है, फर्स्ट वॉल्यूम है, ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम। इसको इरेज कर देंगे, अभी आप समझ लीजिए V1 क्या है, फर्स्ट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन होता है, आप जानते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे V2 की बात कीजिए तो V2 क्या है, सेकेंड वॉल्यूम, और T1 क्या है, तो T1 क्या है, फर्स्ट टेम्परेचर, और T2 है सेकेंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का मतलब आप जानते हैं ताप, यानी कि तापमान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आयतन हो जाएगा, ठीक है। अब आयतन और ताप कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। आपका यहीं से आंसर क्लियर हो जाएगा। जब आप नियम को जानेंगे, फिजिक्स में कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो फॉर्मूला और उनकी परिभाषाओं के आधार पर आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, आयतन एवं ताप। आयतन और ताप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। आइसोटोन होते हैं, आइसोटोन आखिर होते क्या हैं, तो देखिए यह एक न्यूक्लियाइड होता है, ठीक है। और इसमें इसका अगर इसके प्रॉपर्टी के बारे में जाने तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है उसकी संख्या समान होती है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन समान होती है और साथ ही साथ अगर बात करें तो उसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्रमांक भिन्न होता है। अब ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, समान संख्या में प्रोटॉन, नहीं ऐसा नहीं है, समान संख्या में न्यूट्रॉन होती है और परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 52 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में आय और धन का वितरण है। तो भारत में आय और धन का वितरण समान नहीं है, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, गरीबी है, तो यहाँ पे क्या है कि धन का वितरण असमान है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और मुख्य आधार जनसंख्या है, मुख्य कारण इसका जनसंख्या है। प्रश्न 53 में कह रहा है कि ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप क्या है। तो देखिए ऑक्टेन संख्या जो है वह पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त करता है। जितनी ऑक्टेन संख्या होगी पेट्रोल की, जितनी माने ऑक्टेन संख्या की संख्या ज़्यादा होगी, ऑक्टेन संख्या जिसका नंबर ज़्यादा होगा, पेट्रोल की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। तो यह पेट्रोल की गुणवत्ता को सूचित करता है ऑक्टेन संख्या। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। तो उसे विमुद्रीकरण करते हैं, डिनोमिनेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और यह जो अगर अंतिम बार की बात की जाए कि यह डिनोमिनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण है ना, यह कब किया गया, तो यह जो किया गया था वो 8 नवंबर 2016 को किया गया था। 8 नवंबर 2016 को यह अंतिम बार किया गया था। इससे पूर्व अगर बात की जाए तो इससे पूर्व जो है यह 2 बार किया गया। पहली बार किया गया 1946 में, ठीक है ना, फिर इसे इरेज कर देंगे, अभी समझ जाइए। पहली बार 1946 में किया गया, ठीक है। और ये जो 1946 में किया गया उसमें 500, 1000 और 10,000 के नोट को चलन से यानी कि प्रचलन से बाहर कर दिया गया। दूसरी बार अगर बात की जाए तो दूसरी बार यह 1978 में डिनोमिनेटाइजेशन जो है यानी कि विमुद्रीकरण किया गया था दूसरी बार। और इसमें क्या हुआ था, 1000, 5000 और 10,000 इन नोटों को प्रचलन से यानी कि यूज से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न में कि सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 55 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसकी गठन की अगर बात की जाए तो इसका गठन 22 दिसंबर 1953 को किया गया। 22 दिसंबर 1953 को किया गया, ठीक है। और यह न्यायाधीश जो थे फजल अली, उनकी अध्यक्षता में किया गया था। फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 56 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता की वर्णन नहीं करता है। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता की वर्णन नहीं है। तो यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र नहीं किया गया है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उसका जिक्र किया गया है। प्रस्तावना में विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र उसमें यानी कि उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है।
तो यह आर्टिकल 243 ZD यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात की जाए यह जो है योजना समिति, जिला योजना समिति, उसका जो है वो सचिव जो है मुख्य सचिव जिला का कलेक्टर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किसने किया था? तो इसका यह जो है भारतीय स्वतंत्रता समिति था, उसका गठन लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1915 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। 59 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किन दो संख्याओं को मिलाकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई थी? देखिए यहाँ पे संख्या न करके आप संस्था भी कह सकते थे तो यह बेहतर होता, संख्याओं नहीं कहिए, यहाँ पे प्रश्न में संस्थाओं होना चाहिए, है ना। किन दो संस्थाओं को मिलाकर यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की नामक संगठन की स्थापना की गई थी? तो यह बेहतर प्रश्न होता। तो यह हो जाएगा जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को सम्मिलित करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन को बनाया गया था। और यह कब बनाया गया था? 1851 में। 1851 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। 60 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया था? तो तुर्क में अगर बात की जाए तो सबसे पहले जयपाल को 1001 ईस्वी में हराया था। तो वो हराया किसने था? महमूद ने, ठीक है ना। महमूद ने आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, ठीक है, और कई जगहों पर कब्जा किया, लूटपाट किया और जयपाल को 1001 में हराया था, ठीक है। जयपाल को हराया था सबसे पहले। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। औरंगजेब ने किसको सहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने यह उपाधि यानी कि सहीबात उज जमानी की उपाधि जहारा को दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। 63 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। जब इन दोनों को सम्मिलित किया जाता है तो उसे यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। स्टेट्स जनरल किस प्रकार की संस्था थी? तो यह जो थी एक प्रतिनिधियों की संस्था थी, स्टेट्स जनरल। ऐसा क्या था, कैसे था? तो यह क्या करता था? स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था हुआ करती थी और इसमें तीनों स्टेट जो थे वो अपने प्रतिनिधियों को भेजते थे। तो यह किस प्रकार की संस्था हो गई? राजनीतिक ऑप्शन में दिया नहीं गया हुआ है और यह स्टेट अपने प्रतिनिधियों को भेजते थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? किस प्रकार की संस्था थी? प्रतिनिधियों की संस्था थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो यह स्टाम्प एक्ट जो था वह ग्रेनविले के द्वारा लगाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65। हेनरी द नेविगेटर जो है वह किस देश का राजा था? तो यह जो है पुर्तगाल का राजा था, हेनरी द नेविगेटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? तो कुस्तुनतुनिया के पतन की बात की जाए तो यह 1453 ईस्वी में इसका पतन हो गया था, ठीक है। 29 मई 1453। इसके अलावा बात की जाए तो यह वर्तमान का अभी अगर नया नाम पूछा जाए कि यह कुस्तुनतुनिया का नया नाम क्या है, तो 1930 में, है ना, नया नाम इस्तांबुल पड़ा था इसका, इस्तानबुल। इसी के नाम पर एक मूवी भी है, मिशन इस्तांबुल, ठीक है। तो यह 1930 में इसका नया नाम इस्तांबुल पड़ा था। प्रश्न संख्या 67। अभी यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न में क्या दे रहा है? सूची दिया हुआ है, ठीक है। ये सब रचयिता है और इनके द्वारा की गई रचनाओं को दिया गया है। पूछा जा रहा है कि भाई इसको सही क्रम में आप मैच करिए। अभी देख रहिए यह तिरुकुरल जो है वह अगर रचना है, ठीक है, तो यह किस चीज़ पे आधारित रचना है? तो यह दर्शन पे आधारित रचना है। ए का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बात की जाए तुल्लकाप्पियम की तो यह व्याकरण पर रचना किया गया है। तुल्लकाप्पियम का यह व्याकरण पर आधारित रचना है। शिल्पादिकारम की अगर बात की जाए तो यह एक प्रेम कथा है नूपुर के बारे में, यानी कि पायल के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम कथा। इसके अलावा बात की जाए मणिमेखले की,
तो यह एक वणिक कथा है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिरुक्कुरल की बात की जाए, तिरुक्कुरल की, तो इसके रचयिता थे तिरुवल्लुवर, ठीक है। और तोल्लाकपियम की बात की जाए तो इसके रचयिता थे टुल्लाकपियार। और शिल्पादिकरम जो है वह इलांगो आदिगल के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और मणिमेखले की रचना शीतले सतनार के द्वारा किया गया था। काफ़ी टफ है इन सब नामों को याद रखना, फिर भी आप क्या करेंगे, रचना और किस संबंध में इसकी रचना की गई थी उसे आप याद रखने का प्रयास करेंगे। तो इसका अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। 68 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ध्वनि की पिच किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो जाहिर सी बात है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर ध्वनि की पिच निर्भर करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। 69 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ऋग्वेद को किस मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई। यानी कि ऋग्वेद की जो मंडल थी उसकी रचना सबसे बाद में की गई, 1 और 10वां की। तो पहला जो है वह अग्नि को संबंधित है, माने कि समर्पित है, ठीक है। और 10वें की बात की जाए तो यह पुरुष सूक्त उससे संबंधित है, तो यह इसकी रचना बाद में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। तो उसे नाभिकीय बल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 71। किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी गई है, यानी कि दी जाती है किस एक्ट को। तो यह है 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट, इसे प्रयास और भूल की संज्ञा दिया गया है। प्रश्न संख्या 72। 72 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार किस वीटो के तहत होता है। तो यह होता है अत्यांतिक वीटो, ठीक है। अत्यांतिक वीटो कहिए अथवा इसे एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है परम वीटो, ठीक है, परम वीटो। और इसके आधार पर राष्ट्रपति जो है यानी कि प्रेसिडेंट किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। यह अत्यांतिक वीटो का अधिकार उन्हें यह राइट देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। किचन कैबिनेट की अगर बात की जाए तो किचन कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं। देखिए किचन कैबिनेट जो होता है यह जो है इसे एक आंतरिक कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। और इसमें कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य, प्रधानमंत्री के मित्र जो होते हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के पारिवारिक सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका देखेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो यह जो है आर्टिकल 127 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न संख्या 75 में कह रहा है कि लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं। और वर्तमान में यह जो है विशेषाधिकार जो यह समिति है ना, उसके प्रमुख कौन है, मीनाक्षी लेखी, ठीक है। मीनाक्षी लेखी क्या है, इसके प्रमुख है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, क्वेश्चन नंबर 76। जीव जंतुओं पर लगाया गया कर किसके तहत आता है। तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है। देखिए इसमें अगर आप पढ़ेंगे कई सारी किताबों में, अगर आपका कंसेप्ट में थोड़ी सी भी परेशानी आएगी तो आप इसका आंसर डी करके आएंगे, ठीक है। रक्त में प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा में बिंबाणु, रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूसी, ये सारे के सारे कुछ बुक्स में दिए गए हैं इसका, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप, रक्त में बिंबाणु, रक्त में आरबीसी, इन सारे को मैंने टोटल को नहीं लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में प्रोटीन के कारण इनकी श्यानता जो होती है यानी कि गाढ़ापन ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78, क्वेश्चन नंबर 78 को पढ़ेंगे और कुल मिला के 100 प्रश्न को भी कवर करेंगे। लेकिन आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और क्या होगा कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है।
तो यह जो हो सकता है सामान्य बहुमत के द्वारा जो यह सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान जो है उसका संशोधन सामान्य बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। अब 79 नंबर प्रश्न की अगर बात की जाए तो 79 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 79 में कह रहा है कि बेतवा नदी मिलती है। यह बेतवा जो नदी है वह कहाँ पे मिलती है, तो यह जो है बेतवा नदी वह यमुना से मिलती है। ठीक है, बेतवा नदी यमुना में मिलती है, यमुना से। ठीक है, अब बात की जाए गंगा की अगर बात की जाए तो यह जो है कई राज्यों से, कई शहरों से यह टच करके यानी कि गुजरती हुई निकलती है। ठीक है, और आपसे अगर बेतवा नदी के बारे में पूछा जाए तो बेतवा नदी का उद्गम कहाँ होता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से। ठीक है, कुम्हारा गांव है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और यह हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यह सबसे लंबी नदी है कहाँ की, बुंदेलखंड पठार की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपका प्रश्न सिर्फ आपको अटाकामा के बारे में जानना है। ठीक है, तो अटाकामा क्या है, वह एक क्या है, वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है और क्या है, शुष्क पठार है और दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा यह, और अवस्थिति की बात की जाए तो वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक जिसे सोडियम लैमिनेरिन सल्फेट के नाम से जाना जाता है उसे किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए प्रश्न में क्या है, सोडियम लैमिनेरिन है ना, तो यह जो है लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है जो कि भूरे रंग का होता है दोस्तों। ठीक है, इसी से यह लैमिनेरिया नामक जो है वह सोडियम प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रक्त में शर्करा की कमी से कौन सा रोग होता है। जब रक्त में शर्करा यानी कि शुगर की लेवल बढ़ जाती है तो डायबिटीज होता है, और यहाँ पे जब कम जाए तो यह क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है, यह हाइपोग्लाइमीसिया जो है, हाइपोग्लाइमीसिया रोग, जब आपका ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है तो कितना कम हो जाएगा तो यह रोग होगा, तो यह हो जाएगा दोस्तों 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, यहाँ पे डीसी का मतलब डेसीलीटर से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 यानी कि 83 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो उसने जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की परछाई है ना, ईश्वर की छाया, ऐसी उपाधि उन्होंने धारण की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, अगर बात की जाए जाइलम की तो वह जल का परिवहन करने का कार्य करता है। आपसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि वह जो है जाइलम, वह कौन सा तत्व, जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है, तो यह है जाइलम मृदुतक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 में कह रहा है सिल्वर फिश किस संघ के जीव है। देखिए सिल्वर फिश जो है एक कीट जो है, ठीक है ना, सिल्वर फिश जो है वह एक पंख रहित कीट है जो कि आर्थ्रोपोडा जगत के अंतर्गत यानी कि आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। 86 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है। हम लोग जानते हैं कि इसका डाइजेशन का सबसे ज़्यादा पाचन, पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, लेकिन अब प्रश्न में ये कह रहा है कि छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो यह इलियम में इसका क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो इसमें कुल मिला के 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं, कहाँ, छोटी आंत में। ठीक है, एक भाग जो होता है डुओडेनम का होता है, डुओडेनम का होता है एक भाग। दूसरा भाग क्या होता है यानी कि क्षेत्र, दूसरा होता है जेजुनम, ठीक है, जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, इसी इलियम में
सर्वाधिक पाचन होता है या पूर्ण पाचन, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 87। 87 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 87 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्यों हो जाते हैं लंबे? तो लंबे जो हो जाते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो उस बासमती चावल में जो है वह एमाइलेज पाया जाता है। उस एमाइलेज के कारण जो है बासमती चावल पकने पर अपने आकार का डबल, लगभग डबल हो जाता है। ठीक है, और यह एमाइलेज जो है वह क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। 88 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? यह मैगलन अंतरिक्ष यान है, उसे शुक्र ग्रह हेतु 4 मई 1989 को लॉन्च किया गया था। 4 मई 1989 को इसे लॉन्च किया गया था और इसे नासा के द्वारा भेजा गया था। प्रश्न संख्या 89 में क्या कह रहा है? सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। अब बात की जाए ऑप्शन नंबर ए माउंट किनाबालू की, तो यह दोस्तों मलेशिया में है। ठीक है, यह सब क्या है? यहाँ एक पर्वत का श्रेणी दिया हुआ है, इस साइड पर्वत है। ठीक है, और यह स्थिति दिया हुआ है, कहाँ पे, यह किस जगह पे है, किस देश में है, ऐसा दिया रहा है। स्थिति कहिए या देश कहिए। ठीक है, तो माउंट किनाबालू जो है वह जो है मलेशिया में है। अल बुर्ज जो है वह ईरान में है। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। अकांगुआ की अगर बात की जाए तो यह अर्जेंटीना में है, और साथ ही साथ किलिमंजारो की बात की जाए तो यह जो है तंजानिया में स्थित है। ठीक है, अगर किलिमंजारो की बात की जाए तो इसकी जो है ऊंचाई 5895 है। ठीक है, 5895 इसकी हाइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। 90 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में कौन से पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है उसमें या जो जिरकॉन, इल्मेनाइट और सिल्मेनाइट, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? यानी कि भारत में जनजातियों का जो आकलन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, उसका किस आधार पर किया जाता है, ऐसा प्रश्न पूछ जा रहा है। तो उसकी सांस्कृतिक विशेषता अलग होती है, रहन सहन उनका अलग होता है, विभिन्न प्रकार का आवास होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, भाषा, बोली, सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताएं और आर्थिक स्तर। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए में सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑप्शन नहीं है, नहीं तो एक और ऑप्शन आपका सही हो जाता है ना, रीति रिवाज और विभिन्नताएं भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक को सिलेक्ट करना है तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी कि वह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे न्यूनतम साक्षरता दर है तो वह है दादर। ठीक है, दादर जो है, दादरा और नगर हवेली, वह जो है न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे अधिक अगर बात की जाए तो वह है लक्षद्वीप। ठीक है, अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित प्रदेश जो है वह लक्षद्वीप है। 93 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है वो 1983 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1983 में है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कई प्रश्न में आपको 14 मार्च 1982 दिया रहेगा। ठीक है, 14 मार्च 1982 दिया रहेगा। ठीक है, और ये आपको कंफ्यूज करेगा, जो कि गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1983, मार्च 1983 आपका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 94। मोसान किस पशु का नस्ल है? तो मोसान जो है एक बकरी की प्रजाति है। ठीक है, जिसमें अगर बात की जाए नर बकरी की और नर और मादा। ठीक है, तो मादा का जो है वेट 31 किलो होता है, 31 किलोग्राम, और नर का 39 किलोग्राम होता है। ठीक है, 39 किलोग्राम। और एक दुग्ध काल जो होता है इनका, उन दुग्ध काल में यह जो है 85 लीटर दूध देती है।
ठीक है, 85 लीटर तक दूध देती है यह मोसान किस्म की, मोसाल नस्ल की बकरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नींबू तथा टमाटर में कैंकर रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है। यह जो इसमें नींबू और टमाटर में एक कैंकर रोग हो जाता है वह जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग जो है वह प्रदान करता है। तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट और होनोप्लास्ट है। तो इसमें रंग प्रदान जो करता है वह करता है क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है। अगर बात की जाए ल्यूकोप्लास्ट की तो यह क्या करता है, यह पौधों में क्या करता है, पोषण देता है, जैसे कि वसा, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वह स्टोर करता है, ठीक है, वसा, प्रोटीन वगैरह वगैरह इन चीज़ों को वह स्टोर करता है, पोषक तत्वों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 97, क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है पीर पंजाल और हिमालयी पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में आपका लिखा हुआ है पीर पंजाल और हिमालयी पर्वत श्रेणियों के मध्य में यह कश्मीर की घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98, मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है। तो देखिए यह ऑटोमोबाइल का एक बहुत बड़ा औद्योग का केंद्र है, ठीक है, इसी के कारण यह पीतमपुर को जाना जाता है। अगर बात की जाए प्रश्न संख्या 99 में तो पूछा गया है कि आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शोवर संबंधित है। तो यह क्या है, आम की बौछार, आम का टपकना, या बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली झंझावत वर्षा कहिए। झंझावत वर्षा कहने का मतलब होता है जिसमें तेज बिजली के साथ, आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है, तो इसी को आम्र वर्षा, मैंगो शोवर कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, इस सेट नंबर 9 का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। देखिए कहानी में थोड़ा सा यानी कि क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ये आप अगर कहेंगे तो सारे के सारे गंगा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन इसमें कौन सा नहीं है। देखिए बात की जाए फतेहपुर की, ठीक है, तो यह जो है यमुना के बीच स्थित है, ठीक है। फतेहपुर की बात की जाए तो यह यमुना के बीच स्थित है। इसके अलावा अगर बात की जाए भागलपुर की तो यह गंगा के मध्य स्थित है, ठीक है। कानपुर यह भी गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है। उत्तर काशी की बात की जाए तो यह जो है उत्तर काशी जो है वह गंगा के तट के किनारे नहीं है। कैसे, मैं तो अभी तुरंत बोल रहा हूँ सारे के सारे हैं। तो यह जो है भागीरथी, देखिए भागीरथी नदी के तट के किनारे स्थित है। और अगर भागीरथी की बात की जाए तो देखिए भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है तब क्या होता है, गंगा का निर्माण होता है। तो यहाँ उत्तर काशी है, वहाँ पे क्या होता है, भागीरथी, ठीक है। यह जो है उत्तर काशी भागीरथी नदी है, उसी के किनारे स्थित है, ठीक है। यह आगे जाके गंगा बन जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होला। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आपको ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 10 को डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों मैं सुबह में वीडियो नहीं डाल पाया, कारण ऐसा यह हुआ मैं बना ही नहीं पाया, डालने की क्या बात करूँ, मैं बना ही नहीं पाया क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रहा था, गर्दन में बहुत सारा परेशानी आ गया था, बोलने में परेशानी हो रही थी, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो दोस्तों कल फिर से एक वीडियो के साथ मिलते हैं, नए वीडियो सेट नंबर 10 के साथ। तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।